सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। लोग चैप्टर 1 कर रहे थे, चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अभी हम लोग करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। इसमें परिमेय संख्या आपको बतानी है, कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है √3/√5, यानी कि √3/√5 दे रखा है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है उसमें दोनों संख्याएं, अंश का भी और हर का भी, दोनों में अपरिमेय संख्या दे रखी है, और अपरिमेय संख्याओं का भाग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, है ना। ये भी क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगला दे रखा है √5 + √7, √5 - √7। अगर इसके बाद वाला ऑप्शन देखें तो √2 गुणा में √7 दे रखा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2 सत्ते 14 आ जाएगा, और 14 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, है ना। ठीक है, √12 इसका वर्गमूल भी निकालना संभव नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, बी ऑप्शन सही है, आंसर बन जाएगा, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद इसको पता चलेगा, तो ये क्या दिया हुआ है, √5 + √7, √5 - √7, यानी एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, है ना। ये दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फार्मूला बन जाता है a² - b² का, यानी कि यहाँ से √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हटेगा तो 7 आ जाएगा, और 5 में 7 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, और -2 एक परिमेय संख्या होती है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, -2 एक क्या होती है, परिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, इसमें भी आपको परिमेय संख्या ही छाटनी है। ठीक है, तो परिमेय संख्या ही इसमें भी बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2.732416, यानी 2.732416, और इसके बाद डॉट 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 दे रखा है, ये अनंत तक जा रही है ना। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये इसका अता पता नहीं है, इसको पर किस रूप में, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए, है ना, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। √7 हम सब जानते हैं, √7 अपरिमेय होती है। और ये वाली जो डी ऑप्शन में दे रखा है, अंडर रूट के अंदर 0.9, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी अपरिमेय हो जाएगी, है ना। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो बची आपके पास कौन सी, सी ऑप्शन आपके पास बचा, यानी कि ये देखो यहाँ से ख़त्म भी हो जा रही संख्या 7 3 के बाद, है ना, 7 3 के बाद ये ख़त्म हो जा रही है संख्या। इसका मतलब है कि दशमलव के 6 स्थानों के बाद ये समाप्त हो जा रही है। इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, धन पूर्णांक 6a + 5 से पहले आने वाला, 6a + 5 से पहले आने वाला, पहले आने वाले के लिए एक घटाना होता है, तो 6a + 5 में एक को घटा दो तो क्या बन जाएगा, 6a + 4 बच जाएगा, है ना। 6a + 4 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 6a + 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर
23 का हो गया, बी ऑप्शन सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। ठीक, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। सबसे पहले देख लेते हैं n की वैल्यू 0 रख करके चेक करते हैं। n की वैल्यू क्या रख के चेक करते हैं? 0। 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर, तो ये 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 8 से विभाज्य नहीं होती है ना, 8 से विभाज्य नहीं होती। ठीक है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 क्या है, एक पूर्णांक होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो जाएगा, पूर्णांक तो हो ही नहीं सकती है ना। दूसरा n बराबर 1 रख करके चेक कर लेते हैं, 1। ठीक है, जब n बराबर 1 रख करके चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी 0, 0 8 से विभाज्य है ना, यानी कि ये हो सकती है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि या तो ये प्राकृत हो सकती है या विषम हो सकती है, सम संख्या तो नहीं हो सकती। सम संख्या के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं कह सकते सम संख्या होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर ये विषम संख्या आ चुकी है तो इसका मतलब सम संख्या तो नहीं होने वाली है ना। ठीक है, फिर भी चेक करते हैं n बराबर 2 रख करके, 2 पर देखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। 3 8 से विभाज्य नहीं होने वाली है ना, 3 8 से विभाज्य नहीं होने वाली, अर्थात जब 3 8 से विभाज्य नहीं होगी तो n बराबर 2 के लिए भी तो काम नहीं हुआ, 8 से विभाज्य संख्या नहीं होगी है ना, n बराबर 2 के लिए भी विभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि सम संख्या भी खत्म, सम संख्या का काम खत्म हुआ है ना। अब 1 से विभाज्य हो गई, 2 से विभाज्य, 2 रखने पर विभाज्य नहीं हुई, तो इसका मतलब प्राकृत भी खत्म है ना। 2 प्राकृत संख्या होती है और प्राकृत संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या भी खत्म। तो हमारे पास बचा क्या? विषम संख्या। एक विषम संख्या होती है, पता ही है, और चेक करना चाहो तो n बराबर 3 रख करके चेक कर लो, 3 भी एक विषम संख्या होती है। 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना बन जाएगा? 9 माइनस 1 यानी कि 8, और 8 किससे 8 से विभाज्य होती है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि विषम संख्या होगी। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विषम संख्या इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए, पूर्णांक m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसके लिए सम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो हम जानते हैं कि जो सम संख्या होती है 2 से विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती है? 2 से। तो 2 से तो 2 गुणे में होगा, ये कन्फर्म है। पूर्णांक m की बात करी है तो m के गुणे में 2 कर दो तो 2m हो जाएगी। कौन सी संख्या? 2m। तो यहाँ पर जो सम पूर्णांक होगा वो किस रूप का होगा? 2m के रूप का हो सकता है। ठीक है, 2m के रूप का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 2m। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। हम जानते हैं कि अगर सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या मिलेगी। तो सम संख्या भी हमने पीछे देखा था 2q के रूप का होगा, और 1 जोड़ेंगे तो विषम मिल जाएगी, यानी 2q + 1 के रूप का। तो 2q + 1 के रूप का होगा विषम पूर्णांक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, 2q + 1 के रूप का। ठीक होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो है। ठीक है, अब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है तो मतलब मासा HCF निकालना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए HCF निकालना होता है। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए क्या करना होता है? HCF निकालना होता है। बट इसमें ये बोला गया है कि 70 और 125 को अगर उस संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 और 8 मिलता है। तो 5 और 8 को क्रम से घटा देना है, मतलब 70 में से 5 को घटाना और 125 में से 8 को घटाना, उसके बाद दोनों का HCF निकालना। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को। क्या आ जाएगा? 70 में से 5 को घटाना
तो बचेगा कितना 65, और 125 में से 8 को घटाना तो बचेगा 117। ठीक है, 65 और 117 का HCF निकालना है, तो इसके लिए 65 के गुणनखंड करने होंगे। तो 65 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 5 गुणा में 13, 13 पचे 65 है ना, और इसके गुणनखंड नंबर 9 गुणे में 13, तो 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, 13 नहीं है 117। ठीक, अब जो HCF होता है वो होता है क्या, दोनों में कॉमन पार्ट है ना, दोनों में कॉमन पार्ट। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है 13, तो HCF इसका क्या बन जाएगा 13। HCF कितना हो जाएगा 13, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या दिया हुआ है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर इतना बी बराबर इतना के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ए कॉमा बी निकालना है। HCF निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं, इसी से देख लेते हैं। ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, ठीक है, तो इसका HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कॉमन वाला पार्ट। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे तो x दिखाई दे रहा है, x वाले में x है केवल, ठीक है, और y वाले में y स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो y स्क्वायर हो गया, यानी HCF कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है बी ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। P और Q को P बराबर ए बी स्क्वायर Q बराबर ए क्यूब बी के रूप में लिखा जाता है, जहां ए बी अभाज्य संख्या है। तो LCM P और Q ज्ञात करना है, LCM निकालना है आपकी बार। तो LCM के लिए क्या करना होता है ये भी देख लीजिए। LCM के लिए सबसे बड़ी घात, जैसे a इसमें दे रखा है, इसमें ए क्यूब दे रखा है, तो a और ए क्यूब में सबसे बड़ा कौन है, ए क्यूब, तो ए क्यूब ले लिया। ठीक है, और इसमें बी स्क्वायर दे रखा है, इसमें बी दे रखा है, तो सबसे बड़ा कौन है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ले लिया। इसके अलावा कोई अब संख्या नहीं दे रखी, तो इसलिए ए क्यूब बी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, तो ए क्यूब बी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा, शायद सी ऑप्शन में दे रखा है ए क्यूब बी स्क्वायर, हाँ सी ऑप्शन में दे रखा है ना, तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये संख्याएं 1 से 10 तक। ठीक है, अब सभी से विभाज्य देखना है, तो एक काम करते हैं, सभी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका यही होता है, सभी ऑप्शंस को चेक करना। ठीक है, सबसे पहले 1 से चेक करते हैं, 1 से सब विभाज्य हो जाएंगे, 1 से 2 से भी सब विभाज्य हो जाएंगे, क्योंकि सबके अंत में क्या है सम संख्या दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 3 से विभाज्य चेक कर लेते हैं। 3 से पहला विभाज्य नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, 5 4 9 ये विभाज्य हो जाएगी 3 से, और 5 2 7 2 9 ये भी विभाज्य हो जाएगी 3 से, है ना। ठीक है, 3 से चेक हो गया। ठीक है, अब 5 से चेक कर लेते हैं, 4 से तो हो ही जाएगा, 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से 504 विभाज्य नहीं होगी, है ना, लेकिन ये विभाज्य हो जाएगी, तो यही ऑप्शन हमारा सही आंसर बन जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देख क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में परिमेय संख्या 14 582 और 12 50 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर को लिखेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर जो m और n में से कोई भी जो भी बड़ा होगा, जितने अंक होंगे उतने अंकों बाद दशमलव प्रसार इसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, निकालते हैं। तो 1250 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, 1250 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, तो कर लेते हैं 1250 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 1250 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 6, 2 6 का 12, 2 2 9 4, 2 5 6 625 आ गया।
625 को 5 से काटेंगे तो 125 आएगा, और 125 को 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। ठीक, इस रूप का लिख गया। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 4, कितनी है 4, तो यानी कि ये 4 स्थान दशमलव के 4 स्थानों तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक, 4 स्थानों तक समाप्त होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, दशमलव के 4 स्थानों तक समाप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF का अनुपात उनके एलसीएम से। सबसे छोटी संयुक्त संख्या की बात करें तो होती है 4। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो होती है 2। ठीक, अब इनका जब एलसीएम और HCF की बात करेंगे तो HCF अनुपात एलसीएम निकालना है। ठीक है, दोनों के HCF की बात करें तो 2 आ जाएगा, एलसीएम की बात करें तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, और 4 और 2 का HCF 2 होगा, सिंपल है ना। इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया, अनुपात कितना आया, 1:2 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है ना, पहला ऑप्शन 1:2 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो, यानी कि इन दोनों में 5 घटा दो। ठीक, 5 घटाने से जो संख्या मिलेंगी जो संख्या मिलेंगी, ठीक है, उनका HCF निकाल देना है, जो आएगा वही आंसर। सबसे पहले क्या करो आप, 245 में से 5 घटाओ, 245 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 240, और 1037 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 1032, है ना, 1032 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले किसके करते हैं, 240 के। ठीक है, 240 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 6 का 12, 0, फिर 2 से कटेगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 15 आ जाएगा, है ना, फिर 3 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद 1037 के निकाल लेते हैं। ठीक, किसके, 1037 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 1037 के क्या होंगे, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 2 से, सॉरी, 1037 कह रहे, 1032 के निकालने ना, किसके निकालने हैं, 1032 के निकालने हैं। ठीक है, 1032 के निकालने, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 पंचे 10, फिर 2 कम 2, 2 छः का 12, 516 बार, है ना। फिर 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा तो कितनी बार, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 129 आ गया, 3 से कट जाएगा, है ना, फिर 3 त्रिका 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 43 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर दोनों के गुणनखंड आ गए। 240 के देखेंगे तो कितने हो गए, 2 की पावर 4 और 3 गुणा में 5। HCF निकालना है सिंपल से, तो HCF चाहिए होगा, निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा सीधे, देखो 2 यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है, 3 बार कॉमन हो गया, यानी 2 की पावर 3 मिल जाएगा, इसमें कॉमन वाला पार्ट है ना। ठीक है, 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो 3 और मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ 43 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 8 गुणे HCF आ जाएगा, 8 गुणे में 3, 8 त्रिका 24 आ जाएगा इसका HCF, है ना। HCF कितना आ जाएगा, 24, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। 140 के गुणनखंड करने होंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे तो 35, फिर 5 से काटेंगे तो 7, 7 से काटेंगे तो 1, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है,
ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणा में 5 गुणा में 7। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 7 प्राप्त होता है होगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ध्यान दीजिए, कुछ खास नहीं है। 7 को तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले इन तीनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, उस एलसीएम में क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे, बस इतना सा है, छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो एलसीएम में 7 को ऐड करना है। चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 35, 56 और 91, दो तरीके हैं। एक तो भाग विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हो और एक गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम दोनों से एक से निकालते हैं, किसी एक से। भाग विधि से निकाल दें, गुणनखंड से करते हैं। ठीक है, 35 के गुणनखंड हो गए 5 गुणा में 7, 7 बना 35, है ना। और 56 के गुणनखंड हो गए 8 सत्ते 56 होता है ना। तो 2 की पावर 3 गुणा में 7, 8 सत्ते 56, है ना। ये बन गए किसके? 35 के, है ना। 35 के गुणनखंड हो गए 56 के गुणनखंड हो गए 2 की पावर 3 और गुणा में 7। ठीक, इसके बाद ये तो 56 के गुणनखंड हो गए, है ना। किसके हो गए? 56 की। और 56 के बाद निकालना है आपको 91 के गुणनखंड, है ना। 56 के गुणनखंड हो गए 56 के बाद निकालना है 91 के गुणनखंड, है ना। तो 91 के गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। 91 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 91 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे? तो 13 सत्ते 91 होते हैं ना। तो 91 के गुणनखंड बनेंगे 7 गुणा में 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम बराबर आ जाएगा, जो कॉमन पार्ट है तो उसको तो एक बार लेना है, ये कॉमन वाला पार्ट है, एक बार लेना है। और बाकी सभी ले लेनी है, क्योंकि सभी में दिखाई दे रहा है, कॉमन है नहीं कुछ। तो 2 की पावर 3 गुणा में 5 गुणा में 7 और गुणा में 13, ये इसका कॉमन पार्ट मतलब एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 बन जाएगा, ये 5, 13 सत्ते 91, 8 पंच 40, 40 गुणा में 91। ठीक है, 40 गुणा में 91, तो क्या आ जाएगा? 4 से गुणा कराने पर 4 एकम 4 और 4 नए 36, तो 3640 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3640 आ जाएगा। तो संख्या क्या आ जाएगी? संख्या क्या आ जाएगी? 7 ऐड करना है इसमें। तो 3640 में अगर 7 ऐड कर दोगे आप, 7 प्लस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 3647, है ना। 3647, तो 3647 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या आपको बतानी है। इसमें देखो, √2 अपरिमेय होती है तो गलत हो जाएगा, √3 भी अपरिमेय होती है, ये भी गलत हो जाएगा, √7 भी अपरिमेय होती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका वर्गमूल 3 आता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 3 होती है एक परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका मासा 1 होता है, सिंपल सा, किसी और संख्या का भाग उसमें न जाए 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा किसी और संख्या का दोनों में भाग न जाए तो वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाती। तो देख लेते हैं सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा हो जाएगा।
ऐसी संख्या है जिसमें एक के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए। तो सबसे पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, 18 और 25। तो 18 में देखो 2 का भाग चला जाएगा, बट 25 में 2 का नहीं जाएगा। 18 में 3 का चला जाएगा, बट 25 में 3 का नहीं जाएगा। 25 में 5 का चला जाएगा, 18 में 5 का नहीं जाएगा। यानी एक के अलावा इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे 5 और 15, तो 5 का भाग इसमें चला जाएगा और 15 में भी 5 का भाग चला जाएगा। तो एक के अलावा 5 का भाग गया ना दोनों में, इसलिए ये संख्या सहभाज्य युग्म नहीं है। 7 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 7 का भाग 21 में भी चला जाएगा, तो ये भी सहभाज्य युग्म नहीं है। 31 और 93 में 31 का भाग भी चला जाएगा और 93 का भी। 93 में 31 का भाग चला जाएगा, 31 में 31 का भाग, 93 में 31 का भाग, यानी कि ये भी सहभाज्य युग्म नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है? दिया है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ से स्टार्ट है? क्वेश्चन नंबर 38 ये इतना कटा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए फार्मूला होते हैं दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा पहली संख्या, पहली संख्या। ठीक है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे रख दो, एलसीएम का मान 60 है, 60 रख दो। एचसीएफ का मान 3 है, 3 रख दो। पहली संख्या 12 दे रखी, रख दो। 12 से काट दो 60 को, 12 पंचे 60, 5 तियाँ 15, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है 18 और 117 के एचसीएफ को 18 पी और 117 के -117 के रूप में लिखा जा सके तो पी का मान होगा। अब देख लीजिए, 18 और 117 के एचसीएफ को लिखना है आपको, तो 18 और 117 के एचसीएफ निकाल लीजिए। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये 18 के गुणनखंड हो गए। 117 की बात करें तो 3 गुणा में 13, ठीक है, 3 त्रिका 9, 13 नहीं है 117। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका मतलब गुणनखंड। और इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट के लिए देख लीजिए, कॉमन पार्ट यहाँ पे 1 3 ये दे रखा है, 1 3 ये दे रखा है। ठीक है, तो 3 गुणा 3, तो एचसीएफ कितना हो गया? 3 गुणा 3, यानी कि 9 एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब इसी एचसीएफ को 18p - 117 के रूप में लिखना है, यानी कि इसके बराबर में लिख देना है। 18p - 117 बराबर 9। ठीक है, 117 को पक्षांतर करेंगे तो 18p बराबर आ जाएगा 9 + 117। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 18p बराबर 126। तो p बराबर कितना आ जाएगा? 126 बटा में 18, 18 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। तो p बराबर कितना आ गया? 7। तो p की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी हमको, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ गई 7। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, यदि धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होते हैं? हम जानते हैं जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, जो भाजक होता है ना उससे छोटा होता है हमेशा। ठीक, तो उससे तो छोटा ही होगा, और हमेशा जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। और तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर इसको एक जगह पर लिखा जाए तो जो शेषफल r होता है वो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो भाजक यहाँ पर 3 दे रखा है, यानी 3 से भाग करना है, यानी कि जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या
2 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो 0, 1 या 2, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा, है ना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 के, ठीक है। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 40 तक करवाने थे, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गए चैप्टर 1। चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग अब अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो रखते हैं इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।